30 दिसंबर 2007, केरल का एक शांत शहर चेलेम्ब्रा। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। नए साल के उत्सव में चारों ओर रोशनी थी और लोग खुशियों में डूबे हुए थे। लेकिन बस एक गली दूर एक बंद रेस्टोरेंट के अंदर चार परछाइयां धीरे धीरे हिल रही थीं। रेस्टोरेंट के शीशे अखबारों से ढके हुए थे और बाहर एक बड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा था। अंदर दो आदमी गैस कटर लिए खड़े थे और एक आदमी रेस्टोरेंट की छत पर कुछ निशान मार्क कर रहा था। उनके पीछे खड़ा था इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड, वनियम पुरकाल जोसेफ उर्फ बाबू। बाबू के इशारे पर गैस कटर गरज उठे। सिर्फ 10 इंच रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ही उन्हें उनके टारगेट से अलग कर रहा था। साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक का स्ट्रांग रूम जो सीधा उनके ऊपर था। देखते ही देखते उन्होंने छत में इतना बड़ा सुराख काट लिया कि वे एक एक करके अंदर घुस सके। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे इसी छोटे से सुराख से इंडिया की सबसे डेयरिंग बैंक हाइस्ट की कहानी लिखने जा रहे थे। चिलेम्ब्रा बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड जोसेफ का जन्म कोट्टायम, केरल में हुआ था। एक सिंपल बैकग्राउंड से आने के बावजूद जोसेफ जल्दी ही जुर्म की दुनिया से जुड़ गया था। उसने अपने टीनेज ईयर्स में ही छोटी-मोटी चोरियां करना शुरू कर दी थी और देखते-देखते उसके क्राइम्स और एस्केलेट हो गए। 2007 तक आते-आते जोसेफ पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। उसकी पत्नी अनीटा को सीवियर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे और उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। पैसे की तलाश में भटकते हुए एक दिन उसने पास वाली दुकान के टीवी पर धूम फिल्म देखी। फिल्म देखते ही उसके दिमाग में बैंक रॉबरी का आइडिया आया। इसी आइडिया के चलते उसने हफ्तों तक केरल के कई बैंक स्काउट किए। आखिरकार उसकी नजर चिलेम्ब्रा के साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक पर पड़ी। यह बैंक एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर था और उसका स्ट्रांग रूम ठीक एक खाली रेस्टोरेंट के ऊपर था। जोसेफ के हिसाब से यह एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी नीचे से रेस्टोरेंट में ड्रिल करके स्ट्रांग रूम ब्रीच करने की। इस प्लान को फाइनलाइज करके उसने अपने अकॉम्प्लिस ढूंढने शुरू किए। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए जोसेफ ने सबसे पहले अपने पुराने दोस्त शिबू से संपर्क किया। चिलेम्ब्रा के एक अंधेरे भरे बार में बैठकर उसने शिबू को पूरा प्लान समझाया और कहा, बिल्कुल धूम पिक्चर जैसा करेंगे। लेकिन इतना बड़ा काम सिर्फ 2 लोगों से नहीं होने वाला था। इसलिए जोसेफ ने राधाकृष्णन और उसकी पत्नी कनकेश्वरी को भी टीम में शामिल कर लिया। राधाकृष्णन को पूरे लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग का जिम्मा दिया गया, जबकि कनकेश्वरी को एक फेक आइडेंटिटी के साथ बैंक के नीचे वाले रेस्टोरेंट को रेंट पर लेने और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस संभालने का काम सौंपा गया, ताकि ऑपरेशन के लिए एक परफेक्ट कवर बन सके। क्रू असेंबल होते ही प्लान तुरंत एक्शन में आ गया। सबसे पहले कनकेश्वरी ने बिल्डिंग ओनर से बातचीत करके ग्राउंड फ्लोर वाला रेस्टोरेंट 50,000 रुपये में किराए पर ले लिया। उन्होंने रेस्टोरेंट के रेनोवेशन के बहाने खिड़कियों पर न्यूज़पेपर्स चिपका दिए और बाहर एक बड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन बोर्ड लगवा दिया। शक छुपाने और काम का माहौल दिखाने के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल और नया फर्नीचर खरीदकर आसपास फैला दिया। साथ ही राधाकृष्णन ने इंडस्ट्रियल ड्रिलिंग मशीनें, गैस कटर और दूसरे कंस्ट्रक्शन वाले उपकरण अरेंज करके रेनोवेशन के बहाने रेस्टोरेंट में रखवा दिए। इसी बीच जोसेफ और शिबू कस्टमर्स बनकर बैंक की बार-बार रेकी करने गए। उन्होंने स्ट्रांग रूम की लोकेशन, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स और स्टाफ के रूटीन्स को ध्यान से ऑब्जर्व करके नोट कर लिया। रिकनेसेंस के दौरान उन्हें पता चला कि शनिवार को बैंक जल्दी बंद होता है और रविवार पूरा दिन बंद रहता है। इसलिए उन्होंने यही अपना परफेक्ट स्ट्राइक विंडो चुना। उन्होंने प्लान की डेट भी बड़ी समझदारी से चुनी।
29 से 30 दिसंबर का वीकेंड, जब पास के मंदिर में मेला लग रहा था। 29 दिसंबर शाम 6 बजे बैंक वीकेंड के लिए बंद हो रहा था। बैंक स्टाफ मंदिर फेस्टिवल की खुशियों में मग्न था और उन्होंने बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम को लॉक कर धीरे धीरे घर जाना शुरू कर दिया था। रात 10 बजे मंदिर से कुछ ही गली दूर जोसेफ और उसकी टीम ने शटर्ड रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री लेनी शुरू कर दी थी। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स इकट्ठा कर सीलिंग पर मार्किंग्स कर दी थी। रात 11 बजे टेंपल फेस्टिवल के फायर क्रैकर्स और गानों की आवाजें जोरों शोरों से चल रही थी। इन्हीं आवाजों के बीच जोसेफ ने शिबू और राधाकृष्णन को ऑर्डर देते हुए कहा, स्टार्ट कटिंग। रात 2 बजे लगातार 3 घंटों की ड्रिलिंग के शोर के बीच अचानक एक तेज क्रैक की आवाज आई और सीलिंग का छोटा सा टुकड़ा टूटकर गिर गया। उस छोटे से सुराख से आती रोशनी ने पूरे रेस्टोरेंट को एकदम चमका दिया। जोसेफ और उसकी टीम कुछ सेकंड तक उस रोशनी को देखते रहे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनका प्लान सक्सीड करने वाला था। सुबह 4 बजे अपने प्लान को सफल होते देख जोसेफ और उसकी टीम ने और भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 2 घंटों के अंदर उन्होंने उस छोटे से सुराख को इतना बड़ा कर दिया कि एक आदमी उसमें से आसानी से निकल सके। जोसेफ ने एक पल के लिए अपनी टीम की तरफ देखा और फिर बिना एक शब्द कहे सीधे ऊपर चढ़ गया। सुबह 6 बजे 2 घंटों तक शिबू और राधाकृष्णन स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर लगे रहे, एक के बाद एक आयरन सेफ के ताले काटते हुए। उसी दौरान जोसेफ और कनकेश्वरी ने सारी सोने की ज्वेलरी और कैश को काले बैगों में भरना शुरू किया। सुबह 7 बजे तक टीम पूरा स्ट्रॉन्ग रूम साफ कर चुकी थी। घंटों की लूटपाट के बाद उन्होंने लगभग 80 किलोग्राम सोना और 25 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए थे। जोसेफ का प्लान सफल हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक और चाल थी, एक ऐसी चाल जिसने आगे चलकर इस केस की जांच को काफी मुश्किल बना दिया। बैंक से निकलते वक्त जोसेफ ने स्ट्रॉन्ग रूम की दीवारों पर हर जगह जय माओ लिख दिया, ताकि पुलिस को लगे कि यह काम नक्सलियों ने किया है। सोमवार सुबह 31 दिसंबर 2007 सुबह जब बैंक स्टाफ रोज की तरह ब्रांच खोलने आया तो उन्होंने देखा कि स्ट्रॉन्ग रूम बिल्कुल खाली था। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन लगाना शुरू कर दिया। एसपी पुथियोट्टिल विजयन को कॉल तब आया जब उनके त्रिशूर वाले घर में उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। सर, चिलम्बरा में एक बड़ी चोरी हो गई है। विजयन ने यह खबर सुनते ही एडिशनल डायरेक्टर जनरल के.एस. जंगपांगी को इन्फॉर्म किया और अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम असेंबल कर ली। जब वह क्राइम सीन पर पहुंचे तो उनके सामने एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड हाइस्ट थी। रॉबर्स ने लगभग कोई सबूत नहीं छोड़ा था, न फिंगरप्रिंट्स, न विटनेसेस, न सीसीटीवी फुटेज। सिर्फ दीवारों पर हर जगह जय माओ लिखा था। इसी जय माओ की ग्राफिटी ने जांच को एक गलत रास्ते पर डाल दिया। पहले भी नक्सलाइट्स ने कुछ रॉबरीज की थीं, जिनमें उन्होंने ऐसे मैसेजेस छोड़े थे। इसलिए विजयन की टीम ने पहले माओइस्ट एंगल पर फोकस किया। टीम ने लोकल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करना और सिमिलर केसेस क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया। कुछ लीड्स फॉलो करने के लिए टीम छत्तीसगढ़ तक भी गई, लेकिन यह एक केयरफुली प्लांटेड डिस्ट्रैक्शन निकला। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद विजयन को यह एहसास हुआ कि यह काम नक्सलाइट्स का नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और प्रोफेशनल गैंग का है, जो पुलिस को भटकाने की पूरी कोशिश कर रही है। विजयन ने इस इन्वेस्टिगेशन को दूसरी दिशा से अप्रोच करना शुरू किया। उनका मानना था कि ऐसे सटीक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रॉबर्ट्स ने हफ्तों तक प्लानिंग की होगी और इसी प्लानिंग के लिए गैंग ने मोबाइल फोन्स जरूर यूज किए होंगे। उन्होंने मलप्पुरम एरिया के 30 से 31 दिसंबर के फोन रिकॉर्ड्स निकालना शुरू किया, लेकिन सिर्फ इन 2 दिनों में ही लगभग 25 लाख कॉल्स रिकॉर्ड हुई थीं। टीम ने तेजी से इन कॉल्स को एनालाइज करना शुरू किया। सस्पिशियस एक्टिविटी फिल्टर करने के लिए उन्होंने ऐसे एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जो बार बार रिपीट होने वाले नंबर्स और रॉबरी के समय अनयूजुअल कॉल स्पाइक्स को टारगेट कर रहे थे। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया, एक मोबाइल नंबर जो कई सस्पेक्ट्स के कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स में रिपीट हो रहा था। इस नंबर को ट्रेस करते ही पुलिस के लिए जोसेफ एक प्राइम सस्पेक्ट बन गया। जांच और बढ़ाने पर पता चला कि जोसेफ की प्रेग्नेंट वाइफ अनीटा बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट थी।
रिकॉर्ड से पता चला कि रॉबरी के बाद जोसेफ बार-बार हॉस्पिटल आता था और लार्ज कैश पेमेंट्स करता था। इससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया। मिड फरवरी 2008 तक पुलिस को चारों अक्यूज्ड की आइडेंटिटी पता चल चुकी थी। उनकी सारी लीड्स कोझिकोडे के कोटुली डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक घर की तरफ पॉइंट कर रही थीं। विजायन ने मल्टीपल टीम्स को इन्वॉल्व करके एक सिमल्टेनियस रेड प्लान करी। लगभग सुबह 6 बजे विजायन की टीम्स ने कोटुली कोझिकोड के घर को सराउंड किया। घर के अंदर चारों अक्यूज्ड थे, जोसेफ, शिबू, राधाकृष्णन और कनकेश्वरी। अरेस्ट बहुत ही स्विफ्ट और ब्लडलेस था। रेड के दौरान पुलिस ने 85 किलोग्राम सोना और 5,51,000 रुपए नकद बरामद किया। जोसेफ ने जांच पड़ताल के दौरान सब कुछ एक्सेप्ट किया। उसकी महीनों की प्लानिंग, धूम पिक्चर से इंस्पिरेशन, फेस्टिवल टाइमिंग, फॉल्स नक्सलाइट लीड्स, हर डिटेल सामने आई। उसने रिवील किया कि उसने 22 किलोग्राम सोना बेंगलुरु, चेन्नई और कोयम्बटूर के डीलर्स के थ्रू बेच दिया था। शिबू ने भी अपना रोल एज एनफोर्सर कन्फेस किया और राधाकृष्णन ने पूरे प्लान के लॉजिस्टिक्स की डिटेल्स पुलिस को बताई। कनकेश्वरी ने भी एडमिट किया कि उसने रेस्टोरेंट रेंट पर लिया और सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैंडल किए ताकि किसी को शक न हो। जज सतीश चंद्र बाबू ने इस केस की हियरिंग मंजेरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाई और उन्होंने चारों अक्यूज्ड को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्टी पाया। इस केस के तहत वनियमपुरक्कल जोसेफ को आईपीसी सेक्शंस 380, 457 और 461 के चलते 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। शिबू और राधाकृष्णन को भी सेक्शंस 380, 457 और 461 के चलते 10 साल की सजा सुनाई गई। कनकेश्वरी को सेक्शंस 120, 457, 380 के तहत 5 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई।